हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 6 चल रहा है। फिजिक्स का आपका चैप्टर 6 चल रहा है। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए निरंतर आपके लिए वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड हो रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बच्चों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जैसे एक चालक तार है, उसमें यदि धारा बहा दी जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। इसकी अवधारणा सन 1820 में किसने दिया था बच्चों? आर्स्टेड ने दिया था। यदि कोई बोल दे किसी चालक तार से चुंबकत्व की अवधारणा को सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले कौन से व्यक्ति थे, तो आर्स्टेड थे। लेकिन आर्स्टेड साहब इतना बताए थे भाई साहब कि एक चालक तार में धारा बहाते तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, यानी उत्पन्न होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया किस प्रकार से दिशा होती है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसके बाद अन्य वैज्ञानिक आए और इसकी अवधारणा दिए। चलो फिलहाल इतना तो ठीक है। हमारे फैराडे साहब बड़े ही चतुर और चालाक थे। इन्होंने अपने प्रयोग में ये करने की कोशिश की कि भाई एक चालक तार से जब हम चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर सकते हैं तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से एक हम विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते? कहने का मतलब, जब हम एक चालक तार लेते हैं और उसमें धारा बहाते हैं, जब हम एक चालक तार लेते हैं और उसमें धारा बहती है तो इसके चारों ओर कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। ठीक है, तब उन्होंने सोचा कि भाई धारा से जब चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है तो हम इस चुंबकीय क्षेत्र से धारा जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपने प्रयोग में कई वर्षों तक चुंबक और एक धारामापी कुंडली की सहायता से प्रयोग करते रहे। मतलब एक कुंडली ले ली उन्होंने, ठीक है, उसमें धारा मापी। जैसे मान लीजिए कुंडली है, ये कुंडली है, ये कुंडली है, और इसमें उन्होंने धारा मापी लगा दी। धारा मापी इसलिए लगा दी क्योंकि भाई चुंबक के साथ इसमें हम धारा उत्पन्न करेंगे तो इस जी के माध्यम से इसमें विक्षेप होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे। और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, मतलब अथक प्रयास किया, और अंतिम में उन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग में इस कुंडली को बोले भैया अब तुम्हारा काम नहीं है, फेंक दिए। और फेंके इसके बाद चुंबक भी फेंक दिए। मान लो चुंबक इसके बीच में पड़ा, और जैसे ही चुंबक पड़ा तब उन्होंने अचानक देखा कि भाई जैसे हमने कुंडली और चुंबक को फेंका तो कहीं ना कहीं इस धारा मापी में विक्षेप हुआ। तब उन्होंने कहा ना ना भैया, अब हम अपने प्रयोग में सफल हो गए। और उन्होंने फिर अपने प्रयोग को बहुत अच्छे तरीके से, है ना, एक्सप्लेन भी किया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में करा था। अब इसलिए अवधारणा, बेसिक चीजें बतानी जरूरी रहती है बच्चों, क्योंकि आप लोगों को कहानी पता नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जैसे उन्होंने कुंडली फेंका और उसके ऊपर चुंबक फेंक दी, यानी कुंडली के बीच में चुंबक फेंक दी, तो कहीं ना कहीं चुंबक और कुंडली के बीच थोड़ा सा यहां पर आपेक्षिक गति हुआ कि नहीं हुआ? भाई कुंडली है, चुंबक फेंकी गई तो चुंबक आया गया, तो चुंबक आने जाने से उसके मतलब अपनी स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो कहीं ना कहीं या तो चुंबक को गति कराओ और या तो कुंडली की गति कराओ। तो उन्होंने फिर बोला भैया ये हुई ना बात कि हमने चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराया तो कहीं ना कहीं कुंडली में धारा बहने लग जाती है। अर्थात आर्स्टेड साहब ने ये बताया था कि एक हमारे पास चालक तार है जिसमें धारा बह रही है, धारा बहने से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। और फैराडे साहब अपने प्रयोग में बता दिए भैया हम तो जिंदाबाद हो गए, हम तो चुंबकीय क्षेत्र से धारा जनरेट कर दी। अब उन्होंने अपने प्रयोग में तो खूब सारा एक्सप्लेन किया कि कुंडली के पास हम क्षण चुंबक को लाते हैं तो जैसे ही लाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है ना, दूर ले जाएंगे धारा का मान कम होगा, तेजी से लाएंगे तो धारा ज़्यादा होगा, धीरे धीरे लाएंगे तो धारा कम होगा। यदि चुंबक स्थिर हो जाएगा, जैसे कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर हैं, तो फिर धारा नहीं बह सकती। हमने कहा ना, या तो कुंडली की गति कराओ या तो चुंबक को गति कराओ। बात वही है बच्चों, पैसे आपके पिताजी खर्च करें या आप खर्च करें, पैसा तो जाएगा घर से ही जाएगा। सही है कि नहीं? ये चीज़ें आपको क्लियर है कि भाई पैसा चाहे आप खर्च करो चाहे आपके पिताजी खर्च करें, वही चीज़ है ना। मतलब कुंडली को गति कराओ चाहे चुंबक को गति कराओ तो धारा तो बहेगी। अब उन्होंने रीजन बताया कि ये जो धारा बहती है उसके पीछे रीजन क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा कुंडली है, ये कुंडली है, इसमें हमारा धारा मापी लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा। अब इसके पीछे हमने चुंबक लाया या चुंबक इससे दूर ले गया, तो चुंबक से निकलता चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के प्रभाव से
यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और विद्युत वाहक बल से धारा बहती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिवर्तन से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का परिवर्तन का मतलब ये हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अब हालांकि हमने बताया बच्चों कि यदि हम कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं तब पर भी विक्षेप उत्पन्न होगा। ये हमारे पास मान के चलता हूँ ये कुंडली है, ठीक है, और इसमें हमने कहा एक धारामापी लगा दिया हमने, और हमने कहा भैया इसके पास हम चुंबक ला रहे हैं, ठीक है, N और S ध्रुव है, यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। तो ये बोला गया कि चुंबक को हम कुंडली के पास लाते हैं तब पर भी विक्षेप होता है, चुंबक को हम कुंडली से दूर ले जाते हैं तब पर भी विक्षेप होता है। लेकिन यदि ये हमारा चुंबक स्थिर हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी, चुंबकीय फ्लक्स है क्या, इस कुंडली से जितने भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं उनकी संख्या, किसी भी तल से लंबवत कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो भाई साहब यहाँ से जब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में परिवर्तन होता है तब इसमें विक्षेप होता है, और यदि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ना हो तो फिर इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात कुंडली में से धारा नहीं बहेगी। तो पहले नियम में उन्होंने यही बताया, एक बंद परिपथ है और इसमें चुंबकीय फ्लक्स में मान में परिवर्तन हो रहा है, तब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक रहेगा, जबकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यदि ये गति करना बंद हो जाए, है ना, मतलब इसकी गति रुक जाए, चुंबक इधर उधर गति ना करे तो फिर खत्म कहानी, या कि कुंडली ही गति ना करे तो खत्म कहानी, मतलब इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। कुल मिलाकर के कहानी यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला। पहले नियम उन्होंने बताया। अब देखो प्रयोग तो बहुत सारा किए, प्रयोग 3 प्रयोग किए हमने, 3 प्रयोग आपके जो सिलेबस में है वो 3 प्रयोग हमने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ पिछला लेक्चर देखे होंगे। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि भाई साहब जब हम यहाँ पर चुंबक को लाते हैं तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न तो होता है, लेकिन ये कब तक अस्तित्व में रहेगा, जबकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी। अभी यदि चुंबक गति करना बंद कर दे, कुंडली गति करना बंद कर देगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन खत्म, और चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं इसमें धारा नहीं बहेगी। तो जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसका अस्तित्व तो कब तक रहता है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर आपका प्रथम नियम खत्म। समझ रहे ना, ये चीज हो गई। पहले नियम में तो यही बताया भाई कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक रहेगा, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगी। ओके, द्वितीय नियम में उन्होंने क्या बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, हाँ ये तो उत्पन्न हो रहा है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। बड़ा है, बोले सर वही चीज है, नहीं वही नहीं है। पहले में ये बताया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक। दूसरे में बताया ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है, किस पर डिपेंड होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। पहले नंबर में अस्तित्व के बारे में बताया कि भाई साहब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका अस्तित्व, ठीक है, इसकी उपस्थिति कब तक बनी रहेगी, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और दूसरे नंबर में बताया कि इसकी उपस्थिति तो है, पता तो चल रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, कब तक, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। दूसरे नंबर में उन्होंने बताया कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना है वो डिपेंड करता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर की। यदि तेजी से चुंबक आ रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होगा, यदि तेजी से आ रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होगा बच्चों, और चुंबकीय फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्यादा होगा। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, देखो मैं कुंडली बनाकर ही समझाऊंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। एक मैं कुंडली बनाता हूं साधारण, ये कुंडली आप लोग भी बना सकते हैं, और इसमें एक आप क्या लगाओगे बच्चों, एक आप लगा दो धारा मापी, ठीक है, ये हमने धारा मापी जी लगा दी। अब इसके पास हम एक क्या लाना चाहते हैं, छड़ चुंबक। अब छड़ चुंबक का काम क्या है, कि छड़ चुंबक से N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और S पर समाप्त होती हैं। तो ये हमारे पास एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ये कुंडली है, कुंडली में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मान के चलते हैं किसी क्षण यहां पर चुंबकीय फ्लक्स कितना बच्चों, φ1 है, ठीक है।
लेकिन टी समय बाद मतलब समय में परिवर्तन कितना हुआ, टी, तो उसका कहीं ना कहीं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कितना हो जाएगा, φ2 हो जाएगा। सही है कि नहीं? तो इस नियम में यह कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है, ये चुंबकीय फ्लक्स मान लो ई है, ये जो आपका बच्चों सॉरी मैं चुंबकीय फ्लक्स में क्या बोल दिया, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है ई, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है ना। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, आप ही बताओ। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ये कहलाता है कि अंतिम में कितना है और प्रारंभिक में कितना है। समय के साथ दर की बात कर दी जाए तो हमेशा समय के साथ हो जाएगा। फिर से समझने की कोशिश करना, इसको आप एग्जाम्पल मत समझ लेना, बोले सर ये तो एग्जाम्पल लग रहा है। देखो जरा, मैंने कहा एक कुंडली है, इसमें धारा मापी लगा है, यहाँ पर एक क्षण चुंबक है, इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। किसी क्षण मान लीजिए इसका चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, टी समय बाद φ2 है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन φ2 - φ1 हो जाएगा। समय के साथ हो जाएगा तो आपका टी हो जाएगा, समय के साथ। दर में यही तो होता है भाई कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितनी है, आपका φ2 - φ1/t। तब ये जो आपका क्या, ये विद्युत वाहक बल का मान उसके परिवर्तन के समानुपाती होता φ2 - φ1/t के। अब समानुपाती हटाएंगे तो एक के नियतांक लग जाएगा। तो थोड़ा यहां पर माना लिखेंगे कि माना किसी क्षण परिपथ का चुंबकीय फ्लक्स φ1 है, ठीक है, ये तो क्लियर है, φ1 है बच्चों, ठीक। और फिर यहां पर आप देखेंगे कि कुछ टी समय पश्चात उसमें परिवर्तन कितना हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में आपका परिवर्तन हो जाता है, कितना हो जाता है, φ2 हो जाता है। मतलब प्रारंभ में कितना था, φ1 था, टी समय पश्चात कितना हो जाता है, φ2। तो कहीं ना कहीं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन φ2 - φ1 है, दर और परिवर्तन दोनों में डिफरेंस है। यदि मैं आपसे कह देता, देखिए मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं कुछ इस प्रकार से, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन कोई आपसे पूछेगा तो आप कहोगे सर अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दें, लेकिन वहीं पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप कहोगे सर दर का मतलब ये होता है कि समय के साथ टी समय में इतना परिवर्तन हो, ये दर कहलाता है। फिर नियम कहता क्या है, द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम कहता क्या है, फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है वो समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के, अर्थात φ2 - φ1/t के। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक के नियतांक लग जाता है। वो ऋणात्मक किस बात का प्रतीक है मैं अभी बताऊंगा, ऋणात्मक किस बात का प्रतीक है बच्चों, तो यहां पर आप लोग लिख लेना, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि जो भी हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसका विरोध करता है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है, ये ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि भाई साहब जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है ये चुंबकीय फ्लक्स में ही परिवर्तन का विरोध करता है। अब यदि बोला गया यदि डेल्टी समय में अल्प समय में, ठीक है, परिवर्तन आपका चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो, डेल फाई हो, ठीक है, डेल फाई हो, तो आपका कितना हो जाएगा, ई बराबर इसका मान के का, यहाँ पर के का मान हम 1 रख सकते हैं ना ऐसा ही पद्धति में, तो ये आपका परिवर्तन कितना हो जाएगा, डेल फाई भी, माइनस है तो माइनस लगा देना, और बट इस समय का मान कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टमेटिक मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल देखो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इतना हो गया। फैराडे का द्वितीय नियम कहता क्या है कि जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आपके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ही हम समानुपाती हटाते हैं तो एक के नियतांक लग जाता है। के क्या लग जाता है बच्चों, नियतांक। एसआई पद्धति में के का मान कितना होता है, 1 होता है, तो के का मान 1 रख दिया हमने। अब देखो जरा, ऋण चिन्ह किस बात का प्रतीक है, ये बताता है कि चुंबकीय फ्लक्स में का विरोध करता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। अब बोला ये गया कि डेल्टी समय में, मैंने आपको स्टार्टिंग ये सब कुछ लिख के समझा तो दिया, डेल्टी समय में चुंबकीय फ्लक्स कितना हो, डेल फाई हो, तो समय डेल्टी हो गया, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो गया। लेकिन यदि बोला गया कि समय अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत ही कम हो, तो लिमिट लगा दिया गया। लिमिट का मतलब ये होता है, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मेरे पास एप्सिलॉन
एप्सिलॉन यहाँ पर आपका ई है, एक विद्युत वाहक बल है, ये लिमिट लगा दी गई और डेल टी टेंस टू 0, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, और माइनस डेल फाई बी अपान डेल टी। तो इसका जो मान है वो अत्यंत कम के लिए आपका हो जाएगा डी फाई बी अपान डी टी। ये माइनस में, माइनस है तो माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस चिन्ह नहीं हटेगा। नहीं तो बोलो सर यहाँ से माइनस हट गया, ऐसा नहीं, माइनस नहीं हटेगा, माइनस चिन्ह रहेगी। यही आपका दूसरा नियम है, ठीक है। इतना ही लिखना पड़ेगा एग्जाम पे, इतना लिखना पड़ेगा। और मैं आपको पूरा पॉइंट बाय पॉइंट समझा दिया था बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि समझ भी आ गया होगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए निरंतर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग भी मेहनत करते रहें, ऐसे ही तैयारी करते रहें। इसका यदि नोट्स लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा 9685299149। इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें। 100 रुपीज़ चार्ज है 1 सब्जेक्ट का। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, शिव कोचिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। नया वर्जन आ चुका है बच्चों, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। ज़रूर आप जाइए प्ले लिस्ट में और बेहतर से बेहतर उसे डाउनलोड करके तैयारी करिए। नोट्स ज़रूर ले लें ताकि आप लोगों की विधिवत तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।